हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एसएसटी लर्निंग हब। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 1, 2 और 3 के सबसे एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू। इनमें से कम 4-5 सवाल बोर्ड में डायरेक्ट तो रहते ही रहते हैं और एक दो इनडायरेक्ट आपको घुमा फिरा के इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के इस क्लास को पीवाईक्यू बेस्ड रखते हैं और चैप्टर 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसका हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं और फिर आपका बच जाएगा चैप्टर 4 और 5। तो इसको हम लोग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की इस क्लास में बने रहिए और बहुत ही कम टाइम में हम समझते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, पहला चैप्टर है हम लोग का नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का पूरा नाम क्या था हमारा? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, एक नॉर्मल सा आप समझिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद था क्या। तो अगर आप आंख बंद कीजिए और याद करने का कोशिश कीजिए पिछले लेक्चर को, और आपको याद आएगा कि हम क्या बताए आपको कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसा विचारधारा, एक ऐसी फीलिंग्स है जिसने साझा पहचान, अपनी अपनी पहचान, अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर निरंकुश राजतंत्रों को समाप्त करता है और स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण करता है। इसकी शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से। ठीक है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देकर राजशाही को खत्म किया और सत्ता राजा के हाथ से छीनकर आम जनता को सौंप दी। अच्छा, ये रिवॉल्यूशन का रीजन क्या था? अगर आप रीजन को देखेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों ये रिवॉल्यूशन करना पड़ा, तो मेन रीजन यही था कि उस टाइम पे अन्यायपूर्ण शासन था। अन्यायपूर्ण शासन मतलब राजा लुई जो 16वें एक निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासन था और जनता की समस्याओं के प्रति बहुत ही वो लापरवाह था। सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता बढ़ी जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन शुरू करना पड़ा। सामाजिक असमानता आपको जैसे समझना ये है कि समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, जहां केवल तीसरे स्टेट गरीब और मध्यम वर्ग को ही सारा टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, आज फिर तीसरा और मेन रीजन ये था आर्थिक संकट। युद्धों और फिजूल खर्ची के कारण फ्रांस फ्रांस पर भारी कर्ज था और रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। तो फ्रांस क्या किया, ये मध्यम वर्ग और गरीबों पे टैक्सेस लगाने लगे। ठीक है, एग्जाम के लिए हमें याद क्या रखना है? तो राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, राष्ट्रवाद क्या है, अगर ये आप टॉपिक्स अगर याद रखते हैं कि क्या है इसमें, क्या एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इजली कोई भी क्वेश्चन बने आप आंसर कर सकते हैं। लोकतंत्र का विकास और इम्पोर्टेंट डेट क्या याद रखना है? जैसे 1789। अब 1789 में आपको क्या याद रखना है कि इस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपको जो क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, तो वो आपके क्लास में एक्सप्लेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था कि नेपोलियन वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ फ्रांस। क्या था? ये एक फ्रांस का महान सेनापति था और
He introduced the Napoleonic Code, which established equality before law. इन्होंने एक कोड लागू किया जिसका नाम क्या था? समान कानून। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो एक फ्रांस के महान सेनापति थे। नेपोलियन एक नेपोलियनिक कोड लागू किए जिस कोड का नाम था समान कानून। एग्जाम के लिए हमें क्या याद रखना है? नेपोलियन का कोड, जो कोड था समान कानून, और यूरोप में राष्ट्रवाद को इन्होंने फैलाया। ठीक है। कांग्रेस ऑफ वियना 1815। हुआ क्या कि नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए वियना कांग्रेस हुई। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मेटरनिख कर रहे थे। इसका नेतृत्व मेटरनिख कर रहे थे। ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, फ्लो टूट गया। सो क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। क्या हम पढ़ रहे थे? कांग्रेस ऑफ वियना। ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस होता है। वियना कांग्रेस में हुआ क्या? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि पुरानी व्यवस्था की बहाली। जो पुरानी व्यवस्था थी, नेपोलियन द्वारा जो हटाए गए थे, राजवंशों को फिर से स्थापित करना चाहते थे। जैसे फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना। शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन क्या था? कि यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए देशों के बीच शक्ति का संतुलन बनाना, कि कोई भी एक देश, विशेषकर फ्रांस, बहुत शक्तिशाली न हो। ठीक है। नया राजनीतिक नक्शा। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में विस्तार न कर सके। वियना ऑफ कांग्रेस में याद क्या रखना है आपको? कि शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन क्या? यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए देशों के बीच शक्ति का ऐसा संतुलन बनाना कि कोई भी एक देश, विशेषकर कौन? तो फ्रांस, बहुत शक्तिशाली ना हो। और राजतंत्र की पुनर्स्थापना। ये नेपोलियन जो थे, नेपोलियन के हार के बाद यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए वियना और कांग्रेस हुई, और इसका नेतृत्व मेटरनिख किए। और ये जो पुनर्स्थापना करना चाहते थे, इसमें नेपोलियन द्वारा हटाए गए जो रूल थे उस पे राजवंशों को फिर से स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। अतः इटली और जर्मनी का एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। मैजिनी, काबूर एंड गैरिबाल्डी, ये क्या थे? इटली के एकीकरण में मैजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क मुख्य नेता थे। आपको देखना क्या है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण, इस पर हम छोटा सा आपको एक लाइन बताते हैं। जैसे कि ये दोनों ही, इटली और जर्मनी का एकीकरण दोनों ही 19वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन थे। क्या थे? 19वीं सदी के राष्ट्रवादी आंदोलन थे, जिन्होंने बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया। क्या किया? आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया। इसमें आते हैं आपके लीडर, जिनको आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। जैसे जियोसिफ मैजिनी। ठीक है। फिर काबूर, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क। तो मैजिनी और काबूर और गैरिबाल्डी,
ये सैनिक की प्रमुख भूमिका थी। क्या थी? समझते हैं हम गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी, इन्हें इटली का तलवार कहा जाता था। इन्होंने अपने स्वयंसेवकों की सेना रेड शर्ट्स के साथ दक्षिण इटली और दो सिसिल के राज्यों को जीतकर उन्हें इटली के राजा विक्टर विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था। किसको? विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया था। बिस्मार्क कौन थे? ऑटो वोन बिस्मार्क, ये जर्मनी का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने प्रशासन की सेना और नौकरशाही का इस्तेमाल किया और 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े। ठीक है, आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 का क्या नाम था हमारा? कि समाजवाद एवं साम्यवाद। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? रशियन रिवॉल्यूशन से, जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेट बनता है। कब? 1917। ठीक है। समाजवाद क्या है समझते हैं हम पहले। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जो निजी संपत्ति के बजाय सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व पर जोर देती है। ठीक है, ये सामूहिक स्वामित्व पे जोर देती है। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना करना है। ठीक है, शुरुआत होती है यहाँ से रूस की क्रांति, रूस क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन 1917। रूस में जार की तानाशाही थी। रूस में कौन था उस टाइम पे राजा? तो जार निकोलस द्वितीय था, जिसका वो बहुत ही तानाशाह था, जिसके वजह से इसको गद्दी छोड़नी पड़ी। लोग विरोध किए। ठीक है, गरीबी और प्रथम विश्व युद्ध की समस्याओं के कारण 1917 में क्रांति हुई। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना ही कम टॉपिक्स, एक ही लाइन 2 लाइन में ऐसे क्यों लिखा हुआ है? तो ये आपको इसलिए लिखा हुआ है कि आप इतना अगर याद कर लिए, इतना आपको याद रहा, तो आप बहुत सारे इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे। एग्जाम के लिए याद क्या रखना है? जार शासन का अंत कब हुआ, कैसे हुआ? ठीक है, समाजवादी शासन की शुरुआत। लेनिन, लेनिन बोल्शेविक दल का एक नेता था। क्या था? बोल्शेविक दल का एक नेता था। उसने रूस में साम्यवादी सरकार स्थापित की। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, भूमि किसानों को दे दी गई। कौन? ये लेनिन जब आए, जार निकोलस द्वितीय जब शासन छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं? ये फरवरी क्रांति में। और अक्टूबर रिवॉल्यूशन जब होता है तब ये लेनिन आते हैं और सत्ता संभालते हैं। और सत्ता संभालते हैं तो क्या करते हैं कि बोल्शेविक दल का ये एक नेता रहते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये भूमि किसानों को दे देते हैं और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्टालिन और नई आर्थिक नीति। स्टालिन ने रूस को औद्योगिक शक्ति बनाया और एक नई आर्थिक नीति, अर्थव्यवस्था सुधारना था। ठीक है, चैप्टर तीसरा स्टार्ट हो गया है हमारा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडोचीना। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म। फ्रांसीसी उपनिवेशवाद में, उपनिवेशवाद का मतलब हम समझे थे, फ्रांस ने वियतनाम सहित हिंद चीन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया
और वहाँ के संसाधनों का शोषण किया। क्या किया? वहाँ के संसाधनों का शोषण किया। उपनिवेशवाद हम पिछले क्लास में समझे थे, इसका मतलब ही ये होता है कि कोई मजबूत देश अपने से कमजोर देश या कोई क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर ले, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह से वो अपने कब्जे में कर ले, इसे ही उपनिवेशवाद कहेंगे, अपना कब्जा जमा ले। ठीक है, तो फ्रांस क्या किया कि वियतनाम पे अपना कब्जा जमाया। वियतनाम क्या कि उस पे ज़्यादा असर दिखा, हिंद चीन पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और हिंद चीन में कौन कौन आए अपना? हिंद चीन में 3 आए थे, वियतनाम, लाओस और सॉरी क्लास, कंसिस्टेंसी टूटी। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे आते हैं नए लीडर, एक हो ची मिन्ह। कौन? हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह वियतनाम के महान राष्ट्रवादी नेता थे। कौन थे? महान राष्ट्रवादी नेता। उन्होंने फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ संघर्ष किया। क्या किया? फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ संघर्ष किया। वियतनाम युद्ध, वॉर। अमेरिका ने साम्यवाद रोकने के लिए वियतनाम में हस्तक्षेप किया। अंत में अमेरिका को हार मिली। एग्जाम के लिए आपको याद क्या रखना है? राष्ट्रवाद की जीत हुई। वियतनाम युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की जीत हुई और अमेरिका की हार हुई। आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्यों लिखा गया है। आप जब एक PYQ क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक हम लाए आज, इन टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव। क्वेश्चन है, बिस्मार्क का योगदान क्या रहा? रूसी क्रांति के कारण क्या थे? लेनिन की भूमिका क्या थी? और हो ची मिन्ह का योगदान क्या था? ये सब हम लोग ऊपर के क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्या था। ठीक है, सो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगला क्लास में हम लोग चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमारे बहुत ही कम टाइम में हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, बस 2 ही चैप्टर है। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक समरी लाएंगे जो कि टोटल जो हिस्ट्री है, जिसमें 5 चैप्टर से कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो रेपिटेटिव मोड पे रहते हैं, हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, सॉरी जियोग्राफी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।